नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। जैसा कि आपको पता होगा कि वेल्डर ट्रेड का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे कराया जा रहा है। तो यह हमारा तीसरा लेक्चर है। तो जिन लोगों ने नहीं देखा है पिछला वीडियो, वो लोग क्या करें कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दिया है, उस लिंक पर क्लिक करके आप प्रीवियस क्वेश्चन देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं उसी के आगे का क्वेश्चन। 61 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किसके द्वारा जलने की संभावना सबसे अधिक होती है? रूट गैप काफ़ी कम हो, यात्रा गति काफ़ी तेज हो, रूट फेस काफ़ी छोटा हो, उपरोक्त सभी। तो देखिए, जलने की संभावना तब सबसे ज़्यादा होती है जब क्या हो कि जो रूट फेस होता है वह बहुत छोटा हो। तो क्या होता है कि जलने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे हमारा सी आंसर करेक्ट होगा। अब है 62 नंबर क्वेश्चन। ये हमारे इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो खुले स्थान में हाथ से धातु आर्क वेल्डिंग हेतु निम्नांकित वेल्डिंग मशीनें उपलब्ध हैं। सुरक्षित वेल्डिंग हेतु आप किसका प्रयोग करेंगे? सिंगल ऑपरेटर ट्रांसफार्मर, मल्टी ऑपरेटर ट्रांसफार्मर, एसी डीसी एम्पोजिट पावर यूनिट, डीजल इंजन चालित मोटर जनरेटर। तो देखिए, खुले स्थान में हाथ से धातु आर्क वेल्डिंग हेतु निम्नांकित वेल्डिंग मशीनें उपलब्ध हैं। सुरक्षित वेल्डिंग हेतु जो हम लोग मशीनें यूज करते हैं वह मशीन रहता है हमारा सिंगल ऑपरेटर ट्रांसफार्मर। तो यहाँ पे हमारा ए आंसर करेक्ट हो जाएगा, सिंगल ऑपरेटर ट्रांसफार्मर। अब है 63 नंबर का क्वेश्चन कि एक वेल्डर योग्यता टेस्ट का प्रधान उद्देश्य क्या है? वेल्डर का कौशलता टेस्ट करना, सामग्रियों की वेल्डेबिलिटी का आकलन करना, निर्णय करना है कि किस एनडीटी विधि का उपयोग करना है, डी है वेल्डिंग उत्पादन करने से पहले वेल्डर प्रैक्टिस करना। तो देखिए, अगर वेल्डर योग्यता टेस्ट का प्रधान उद्देश्य जो होता है उसका मेन उद्देश्य यही होता है कि वेल्डर की कौशलता का टेस्ट करना ही वेल्डर योग्यता का प्रधान उद्देश्य होता है। 64 नंबर क्वेश्चन है कि गामा किरणों की भेदन शक्ति इनमें से क्या निर्धारित करती है? समय, आइसोटोप का प्रकार, स्रोत से फिल्म की दूरी, स्रोत की मजबूती। तो देखिए, जो गामा किरणों की भेदन शक्ति होती है यह उसके आइसोटोप का प्रकार निर्धारित करती है। तो यहाँ पे 64 का बी आंसर करेक्ट हो जाएगा कि गामा किरणों की भेदन शक्ति या क्षमता आइसोटोप के प्रकार का निर्धारण करती है। गामा किरणें विद्युत चुंबकीय किरणें होती हैं जिसमें 1 नैनोमीटर के 10वें हिस्से से भी कम तरंगदैर्ध्य होता है। गामा किरणें रेडियोधर्मी परमाणुओं का उत्पादन है। न्यूट्रॉन व प्रोटॉन के नाभिक में अनुपात के आधार पर किसी विशेष तत्व का आइसोटोप स्थिर या अस्थिर हो सकता है। 65 नंबर क्वेश्चन है जो कि हमारे यूपी आर्मिनल में आया हुआ क्वेश्चन है कि जब गैस सिलेंडर ले जा रहे हों तो क्या होगा? तो जब गैस सिलेंडर हम लोग ले जा रहे हों तो इसे क्या करना चाहिए? इसे बचाव युक्त तो वाल्व कैप का प्रयोग कर उठाएं, रेगुलेटर को सही स्थान पर रखें, इसे पहिएदार कार्ट पर रखें, यदि इसे सक्रिय जगह पर रखना हो तो ग्रीस का प्रयोग करें। तो देखिए, अगर गैस सिलेंडर कहीं पर ले जाया जाता है तो हमें क्या करना चाहिए कि उसे पहिएदार कार्ट पर रख कर ले जाना चाहिए। तो 65 का यहाँ पर सी आंसर करेक्ट हो जाएगा कि जब गैस सिलेंडर को ले जाया जाता है तो इसे पहिएदार कार्ट पर रखना चाहिए तथा सिलेंडर को जमीन पर रोल करते हुए कभी भी ट्रांसपोर्ट नहीं करना चाहिए। इसके लिए हमेशा ट्रॉली का प्रयोग करना चाहिए। सिलेंडर बल को खोलने के लिए हमेशा चाबी का प्रयोग करना चाहिए और हथौड़े या स्पैनर का प्रयोग नहीं करना चाहिए। फ्लैश बर्न क्या है? तो देखिए, जो फ्लैश बर्न है ये क्या होता है? तो देखिए, जो फ्लैश बर्न होता है ये होता है कि वेल्डिंग आर्क द्वारा पराबैंगनी किरणों के कारण आंखों में जो जलन होती है उसी को हम लोग फ्लैश बर्न कहते हैं। तो वेल्डिंग आर्क में हानिकारक अल्ट्रावायलेट या इंफ्रारेड भी किरणें मिलती हैं। अल्ट्रावायलेट किरणें आंखों और त्वचा दोनों को हानि पहुंचाती हैं। इन्हीं कारणों के कारण आर्क आई की स्थिति बनती है और वेल्डिंग आर्क द्वारा उत्पन्न पराबैंगनी किरणों के कारण आंखों में जलन फ्लैश बर्न के द्वारा ही होता है। 67 नंबर क्वेश्चन है, अल्ट्रावायलेट किरणों के कारण एक नए वेल्डर की क्या होती है? तो देखिए, अगर अल्ट्रावायलेट किरण है तो जो भी नया वेल्डर रहता है उसके आंखें जो होती हैं वह लाल हो जाती हैं। तो यहाँ पे हमारा 67 का बी आंसर करेक्ट हो जाएगा कि अल्ट्रावायलेट किरणों के कारण एक नए वेल्डर की आंखें लाल हो जाती हैं। अल्ट्रावायलेट किरणें आंखों तथा त्वचा दोनों के लिए हानिकारक होती हैं और अल्ट्रावायलेट किरणों के कारण ही आर्क आई की स्थिति बनती है जिससे ऐसा महसूस होता है कि फलकों के नीचे रेत पड़ गया है, जिससे आंखों से पानी बाहर आता है और आंखें लाल हो जाती हैं तथा
प्रकाश में आंखें नहीं खुल पाती हैं। 68 नंबर क्वेश्चन है कि आर्क वेल्डिंग के उपकरणों को किस अवस्था में उपयोग नहीं लाना चाहिए? जब वे गीली जमीन पर रखी हो, प्रकाश के अभाव में हो, जब कोई उनके पास खड़ा हो, जहाँ वेंटिलेशन की सुविधा ना हो। तो देखिए जो आर्क वेल्डिंग के उपकरण होते हैं तो उसे हमें नहीं उपयोग करना चाहिए कि जब वे गीली जमीन पर रखी हो तो उसे हमें नहीं यूज करना चाहिए। तो आर्क वेल्डिंग के उपकरण यदि गीली जमीन पर रखी हो तो उन्हें उपयोग में नहीं लाना चाहिए। कार्य करते समय पैरों के नीचे लकड़ी या बोर्ड रखना चाहिए। यदि उपकरण जमीन गीली है तो कार्य करते समय खतरा होने का डर रहता है। 69 नंबर का क्वेश्चन है कि सिलेंडरों, रेगुलेटरों और रबड़ की नलिकाओं में किसका प्रयोग कभी भी नहीं करना चाहिए? रिंच का, टेफ्लॉन टेप का, लीक डिटेक्टर का, तेल का। तो सिलेंडरों, रेगुलेटरों और रबड़ की नलिकाओं में कभी भी हमें नहीं प्रयोग करना चाहिए, वो रहता है तेल का। तो 69 का यहाँ पर डी आंसर करेक्ट हो जाएगा तेल। 70 नंबर क्वेश्चन है एक अच्छी वेल्डिंग प्रक्रिया के लिए इलेक्ट्रोड टिप और कार के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए? 1 से 2 mm, 2 से 3 mm, 4 से 6 mm, 3 से 4 mm। तो देखिए एक अच्छा अगर वेल्डिंग करना है तो इलेक्ट्रोड टिप और वर्कपीस के बीच की जो दूरी होती है वह दूरी रहता है 4 से 6 mm की दूरी होनी चाहिए। इलेक्ट्रोड टिप और वर्कपीस के बीच 4 से 6 mm की दूरी होने पर एक उचित प्रकार का आर्क बनता है जिससे उचित प्रकार की वेल्डिंग की जा सकती है। 71 नंबर क्वेश्चन है कि गैस वेल्डिंग के नाजल का चयन करते समय किस कारक पर ध्यान दिया जाना चाहिए? तो देखिए अगर आप लोग गैस वेल्डिंग कर रहे हैं तो उसके लिए बेस मेटल की मोटाई पर विशेष ध्यान दिया जाता है। तो ऐसा ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है कि बेस धातु की मोटाई पर निर्भर करता है गैस वेल्डिंग के नाजल का चयन। तापमान को मापने की यूनिट क्या है? तो देखिए ये तो आयतन लीटर में मापा जाता है, डिग्री यही है। टेम्परेचर को हम लोग डिग्री सेल्सियस में नापते हैं। किलोग्राम आपको पता होगा ये भार का है और ये है आपका एम्पियर धारा मापने के लिए। तो यहाँ पे तापमान को डिग्री सेल्सियस में मापते हैं। 73 नंबर क्वेश्चन है कि असुरक्षित वेल्डिंग करते समय नंगे हाथों से गर्म वस्तु जो वेल्डेड है उसे संभालते समय क्या होगा? विद्युत झटका होगा, आंख में चोट होगा, हाथ जल जाने की चोट, हाथों का कट जाना। तो असुरक्षित वेल्डिंग करते समय नंगे हाथों से गर्म वस्तु जो वेल्डेड है उसे संभालते समय क्या होता है कि विद्युत का झटका लग सकता है। सॉरी, अगर यहाँ पे असुरक्षित वेल्डिंग और गर्म है तो भैया हाथ जल जाने की चोट होगी। मतलब असुरक्षित वेल्डिंग करते समय नंगे हाथों से गर्म वस्तु जो वेल्डेड है उसे संभालते समय हाथ जल जाने की संभावना होती है। अतः वेल्डिंग करते समय गर्म वस्तु को नंगे हाथों से नहीं पकड़ना चाहिए। गर्म वस्तु को पकड़ने के लिए पीवीसी आर्म, प्रोटेक्टर आदि होल्डिंग उपकरण का प्रयोग करना चाहिए। तो हाथ जल जाएगा अगर वो गर्म वस्तु है और वह वेल्डेड है तो यहाँ पे सी आंसर करेक्ट होगा। 74 नंबर क्वेश्चन है असुरक्षित वेल्डिंग करते समय क्या होगा अगर वेल्डिंग तल को गीला रखते हैं? तो देखिए अगर असुरक्षित वेल्डिंग करते समय क्या होगा अगर वेल्डिंग तल को गीला रखते हैं? आंख में चोट, जल जाना, विद्युत झटका, पैरों का कट जाना। तो देखिए इसके कारण विद्युत का झटका लग जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर वो क्या है गीला रहेगा तो उसमें विद्युत झटका लगने का खतरा रहता है। 75 नंबर क्वेश्चन है ढलवा लोहे के प्लेट को वेल्ड करने से पूर्व वेल्ड दरार से बचने के लिए कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए? धारा निम्न रखना चाहिए, प्लेट को पूर्व सेट करना चाहिए, प्लेट को 250 डिग्री सेल्सियस से पूर्व तप्त करना चाहिए, 2.5 mm का समरूप मूल अंतर रखें। तो ढलवा लोहे के प्लेट को वेल्ड करने से पूर्व वेल्ड दरार से बचने के लिए जो हम लोग सावधानी बरतते हैं वो रहता है कि प्लेट को 250 डिग्री सेल्सियस से पूर्व तप्त कर लेते हैं। ढलवा लोहे को प्रीहीट करते समय कास्टिंग को धीरे धीरे समान रूप से गर्म करना चाहिए। 76 नंबर क्वेश्चन है कि बैक फायर की स्थिति में डीए सिलेंडर के अंदर आग लग जाती है, तो इस स्थिति में आप पहली कार्यवाही क्या करेंगे? तो इसके लिए हम लोग जो पहली कार्रवाई करते हैं कि पानी के छिड़काव से सिलेंडर को हमें ठंडा करना चाहिए। तो वेल्डिंग टार्च से वेल्डिंग करते समय टार्च की टिप काफ़ी अधिक गर्म होने से या टार्च में पानी आ जाने से गैस की सप्लाई रुक जाती है, दूसरे क्षण फिर शुरू हो जाती है तथा गैस जलने लगती है। इस समय विशेष प्रकार की आवाज़ आती है जिसे हम लोग बैक फायर कहते हैं। अब 77 नंबर क्वेश्चन कि आकस्मिक ताप परिवर्तन ज्ञात करने हेतु किसका प्रयोग करना चाहिए? पैरोमीटर का, हाइड्रोमीटर का,
तापमान सूचक क्रियान का वेंचुरीमीटर का। तो आकस्मिक ताप परिवर्तन करने हेतु हम लोग जो प्रयोग करते हैं वह तापमान सूचक क्रियान रहता है। तापमान को सूचित करने वाले क्रियान को मापन की एक स्वीकृत विधि माना जाता है। तापमान का संकेत देने वाले क्रियान तापमान रेटिंग की श्रेणी में आते हैं। एक विशिष्ट वेल्डर या वेल्डर इंस्पेक्टर हर समय क्रियान को अपने पास रखता है। 78 नंबर क्वेश्चन है कि तापमान सूचक क्रियान का रंग बदलने की प्रक्रिया समय कितना होता है। तो देखिए, जो तापमान सूचक क्रियान होता है उसका जो रंग बदलने की प्रतिक्रिया का जो समय होता है वह 1 से 2 सेकंड होता है। तो 78 का यहाँ पर ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। ये हमारे यूपी SSSC असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन में वो क्वेश्चन था। एक निश्चित तापमान पर एक रासायनिक क्रिया होती है और क्रियान में एक अस्थायी रंग परिवर्तन होता है। हालांकि यह परिवर्तन तुरंत नहीं होता, लेकिन समय की अवधि में होता है। 79 नंबर क्वेश्चन है कि मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग प्रक्रिया में उच्च धारा से आर्क की लंबाई कितनी प्राप्त होती है? ज़्यादा, कम, औसत, स्थिर। तो मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग प्रक्रिया में उच्च धारा से आर्क की जो लंबाई प्राप्त होती है वह प्राप्त होता है कम। तो मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग प्रक्रिया में उच्च धारा से कम लंबाई की आर्क प्राप्त होती है। एक इलेक्ट्रिक आर्क प्राप्त करने के लिए वेल्डिंग में बिजली का प्रयोग किया जाता है। आर्क प्राप्त करने के लिए आर्क वेल्डर AC या DC और कंज्यूमेबल या नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड का प्रयोग करता है। अच्छे वेल्डिंग लेंसों में इंफ्रारेड तथा अल्ट्रावायलेट किरणों की सीमा कितने प्रतिशत तक रुक जाती है? तो देखिए, अगर वेल्डिंग कर रहे हैं और उसमें हम लोग अगर वेल्डिंग लेंस का प्रयोग कर रहे हैं तो जो इंफ्रारेड और अल्ट्रावायलेट किरणें निकलती हैं उससे, तो वो जो हम लोग वेल्डिंग लेंस यूज करते हैं वह लगभग 99.5% तक इंफ्रारेड और अल्ट्रावायलेट किरणों को रोक देता है। तो यहाँ पे हमारा डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 81 नंबर क्वेश्चन है कि सैंड ब्लास्टिंग विधि में प्रयुक्त संपीड़ित वायु किससे पूर्णतया मुक्त होनी चाहिए? तेल से, नमी से और भी दोनों से, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सैंड ब्लास्टिंग विधि में प्रयुक्त संपीड़ित वायु जिसके द्वारा पूर्णतया मुक्त होता है वह रहता है तेल से भी और नमी से भी। तो यहाँ पे सी आंसर करेक्ट हो जाएगा कि ए और बी दोनों ऑप्शन सही हैं। 82 नंबर क्वेश्चन है कि नर्लिंग और सैंड ब्लास्टिंग विधि से टूल टिप को टूल होल्डर में कितने mm पर सेट किया जाता है? तो नर्लिंग और सैंड ब्लास्टिंग विधि से टूल टिप को टूल होल्डर से जितने mm पर हम लोग सेट करते हैं वो रहता है 100 से 150 mm। 83 नंबर क्वेश्चन है 1 पाउंड पानी के ताप को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए प्रयोग की गई ऊष्मा को क्या कहते हैं? तो देखिए, 1 पाउंड पानी के ताप को बढ़ाने के लिए 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो ऊष्मा प्रयोग की जाती है उससे हम लोग CHU कहते हैं। CHU मतलब होता है आपका सेंटीग्रेड हीट यूनिट, और 1 CHU इक्वल टू होता है आपका 453.6 कैलोरी। ये कैलोरी में होता है, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। 1 CHU इक्वल 453.6 कैलोरी। 84 नंबर क्वेश्चन है कि मीट्रिक पद्धति में ऊष्मा की इकाई क्या होती है? तो देखिए, मीट्रिक पद्धति में ऊष्मा की जो इकाई होती है वह कैलोरी होती है। 34 का यहाँ पे सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। और आपको ये पता होगा कि एक कैलोरी इक्वल टू होता है 4.18 जूल। 4.18 जूल। 85 नंबर क्वेश्चन है कि वायु में द्रवीकरण के द्वारा कितने प्रतिशत शुद्ध ऑक्सीजन प्राप्त होता है? तो वायु में द्रवीकरण के द्वारा जितने प्रतिशत तक शुद्ध ऑक्सीजन प्राप्त होता है वो रहता है 95.5%। ये हमारे इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री IOF में आया हुआ क्वेश्चन था। अब 86 नंबर क्वेश्चन है कि वायु में आर्गन का घनत्व तथा भार क्रमशः कितना होता है? तो देखिए, वायु में जो आर्गन का घनत्व होता है वह होता है 0.94% और जो भार होता है वह होता है 1.3%। 87 नंबर क्वेश्चन है कि AWS का पूरा नाम क्या है? तो AWS मतलब होता है अमेरिकन वेल्डिंग सोसाइटी। तो अमेरिकन वेल्डिंग सोसाइटी ऑप्शन नंबर ए ऐसा दिख रहा है, तो ये यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 88 नंबर क्वेश्चन है कि दूषित वाल्व या सुरक्षा प्लग के कारण यदि एक सिलेंडर लीक करता हो तो शीघ्र ही क्या करना चाहिए? अपने आप सुधार कर लें, किसी अन्य को सुधारने के लिए कहें, उसे सुरक्षित स्थान पर ले जाएं, सप्लायर को सूचित करें। तो दूषित वाल्व या सुरक्षित प्लग के कारण यदि एक सिलेंडर लीक करता हो तो उससे हमें क्या करना चाहिए? उसे सुरक्षित स्थान पर लेकर जाना चाहिए तथा सिलेंडर में लगे दूषित वाल्व या सुरक्षा प्लग को बदलकर उचित वाल्व या सुरक्षा वाल्व लगाना चाहिए, जिससे कि सिलेंडर को पुनः लीक करने से रोका जा सके।
89 नंबर क्वेश्चन है कि आर्क वेल्डिंग द्वारा 4 mm के मृदु इलेक्ट्रोड के लिए धारा प्रास कितना होना चाहिए। तो आर्क वेल्डिंग द्वारा 4 mm के मृदु इलेक्ट्रोड के लिए जो धारा प्रास होना चाहिए वह 300 से 400 एम्पियर होना चाहिए। 90 नंबर क्वेश्चन है कि कटिंग विधि में ज्वाला की जाप से न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए। तो कटिंग विधि में ज्वाला की जाप से जो न्यूनतम दूरी रखी जाती है वह होना चाहिए कम से कम 1.5 mm। तो 1.5 mm यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिन लोगों ने वीडियो को शेयर नहीं किया है अपने दोस्तों के साथ वो लोग ज़रूर शेयर कर दें। और डेली आप लोग सुबह 7 बजे लाइव आ जाया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।